राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन और संघर्ष बैच में स्वागत है। दोस्तों सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। दोस्तों आप सभी ने कल क्या है, न्यू ईयर मना लिया है। नया साल के जो शुरुआत थी कल, वो आपने मना ली है। दोस्तों आज हम क्या है, राणा कुंभा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने दोस्तों क्या है, राणा कुंभा के बारे में पढ़ा, उसके थोड़ी सी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो राणा कुंभा को दोस्तों हमने कल क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। तो राणा कुंभा के बारे में हम कल दोस्तों, एक तो हमने क्या है, मालवा के साथ संघर्ष देखा। किसके साथ दोस्तों? मालवा के साथ संघर्ष देखा। ठीक है, इसके बाद क्या देखा? तो मालवा के बाद हमने देखा दोस्तों सिरोही के साथ संघर्ष। किसके साथ? सिरोही के साथ संघर्ष देखा। इस सिरोही के साथ देखा, फिर हमने देखा कि जो हाड़ौती है और हाड़ौती के अंदर जो बूंदी है, उस बूंदी के साथ क्या है, संघर्ष देखा। किसके साथ दोस्तों? बूंदी के साथ संघर्ष देखा। अब हम दोस्तों आज देखेंगे गुजरात के साथ। किसके साथ दोस्तों? इस गुजरात के साथ संघर्ष देखेंगे। अब गुजरात के साथ संघर्ष देखेंगे तो ऐसा क्या हुआ कि कुंभा को गुजरात के साथ युद्ध करना पड़ा। ऐसी क्या स्थिति बनी, ऐसी क्या परिस्थिति बनी दोस्तों कि कुंभा को क्या है, इस गुजरात के साथ संघर्ष करना पड़ा। मालवा के साथ तो हम मानते हैं कि मालवा के साथ क्या हुआ था कि इसका जो पिता के हत्यारा, कुंभा के पिता का हत्यारा मेहपा पंवार था, वो उसकी शरण में चला गया। लेकिन इस गुजरात के साथ ऐसा क्या हुआ दोस्तों, जो कुंभा ने क्या है, गुजरात के साथ संघर्ष किया था दोस्तों। चलो हम उसको देखते हैं, किस कारण से यह संघर्ष हुआ दोस्तों। तो टॉपिक डालना मेवाड़ व गुजरात के मध्य संघर्ष, या फिर कुंभा व गुजरात के मध्य संघर्ष। दोस्तों अब हम आगे देखना क्या होता है। तो क्या है कुंभा, क्या है दोस्तों? कुंभा व गुजरात के मध्य क्या है दोस्तों? गुजरात के मध्य संघर्ष, गुजरात के मध्य संघर्ष। अब ये जो संघर्ष होता है दोस्तों, ये संघर्ष किसके कारण होता है देखना। तो ये संघर्ष होने का जो कारण है दोस्तों, वो कारण है नागौर। क्या है दोस्तों? इस संघर्ष का जो कारण है होने का, वो है दोस्तों नागौर। अब नागौर कैसे हुआ दोस्तों, ये समझना कि गुजरात और मेवाड़ के मध्य जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के बारे में ये नागौर कारण कैसे बना, ये समझना दोस्तों। समझना इधर यह है दोस्तों, क्या है, नागौर है। क्या है दोस्तों? नागौर। और इधर क्या है, हमारा मेवाड़ है दोस्तों। क्या है? हमारा मेवाड़। नागौर का जो शासक था दोस्तों, वो था फिरोज खां। कौन था दोस्तों? फिरोज खां था। ये फिरोज खां अपनी क्या है, आयु समाप्त हो जाती है फिरोज खां की। जो फिरोज खां की उम्र है, वो उम्र पूरी हो जाती है, और फिरोज खां क्या है, भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो अब फिरोज खां भगवान को प्यारे होंगे तो नागौर का जो शासक बनेगा, वो इनका बड़ा पुत्र बनेगा दोस्तों। कौन बनेगा? बड़ा पुत्र। और फिरोज खां के दो पुत्र थे। कितने पुत्र दोस्तों? दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था शम्स खां। क्या नाम था दोस्तों? शम्स खां था। और दूसरे पुत्र का नाम था मुजाहिद। क्या नाम था? मुजाहिद नाम था, मुजाहिद खां। ये दो थे। एक तो है दोस्तों शम्स खां, दूसरा है मुजाहिद खां। और इधर हमारे मेवाड़ के जो शासक है, वो है राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभा। आज मैं इनके शासनकाल की बात नहीं करूंगा, क्योंकि लगभग अब आपको शासनकाल कुंभा का याद हो गया होगा। नागौर का शासक कौन था? फिरोज खां। फिरोज खां की दोस्तों क्या है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद शासक कौन बनेगा? शम्स खां बनेगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जैसे ही मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद क्या है, शम्स खां क्या होता है दोस्तों? शासक बनता है। क्या होता है? यह शासक बनता है नागौर का। कहां का दोस्तों? नागौर का शासक बनता है। लेकिन मुजाहिद खां, ये भाई साहब होशियार थे। ये चाहते थे कि जो नागौर है, ये इस नागौर के शासक कौन बनूं? मैं बनूं। तो मुजाहिद खां क्या करते हैं, ये गुजरात से सहयोग लेते हैं। किससे दोस्तों? गुजरात से क्या है,
सहयोग लेते। किससे लेते दोस्तों? गुजरात से सहयोग लेते। और गुजरात के शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन शाह था। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन शाह। ये कुतुबुद्दीन शाह क्या है? इस मुजाहिद खां का सहयोग करता है और मुजाहिद खां इस शम्स खां पर क्या है? आक्रमण करता है। क्या करता है दोस्तों? आक्रमण करता है। अब आक्रमण करेगा तो शम्स खां अकेला रह गया। इधर दो लोग हैं, मुजाहिद खां और गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह की सेना, मुजाहिद खां की सेना, दो लोग मिलकर एक पर आक्रमण करेंगे। दोस्तों सोचो, यदि किसी एक व्यक्ति पर क्या है, दो लोग मारने पीटने लगते हैं, किसी एक व्यक्ति को दो लोग, तो क्या एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति जो होता है वो जीत पाता है? नहीं जीत पाता है। तो उसी तरह क्या है, यह शम्स खां भी क्या है दोस्तों? पराजित हो जाता है। हाँ, कोई आदमी मजबूत हो, हट्टा कट्टा हो तो वो जीत सकता है दोनों से। क्या है दोस्तों? वो दोनों से जीत सकता है यदि हट्टा कट्टा हो तो। लेकिन शम्स खां हमारे इतने हट्टे कट्टे नहीं थे, तो क्या है? पराजित हो जाते। क्या हो जाता है? पराजित हो जाते। अब पराजित हो गए तो बैसा भी ये यहां से निकले नागौर से और सीधा हमारे मेवाड़ में आते हैं, राणा कुंभा के पास। कहां पर आते हैं दोस्तों? इस राणा कुंभा के पास आते हैं शम्स खां, और आकर कहते हैं कि राणा जी मैं नागौर का क्या था? शासक था, और मेरा जो छोटा भाई है वो है मुजाहिद खां। यह मुजाहिद खां क्या है? लालच के कारण, किस कारण? लालच के कारण नागौर का शासक बनने के लिए, राजा बनने के लिए क्या है, गुजरात के इस कुतुबुद्दीन शाह से क्या है, सहयोग लेकर मेरे ऊपर आक्रमण किया और मुझे पराजित कर दिया। मुझे क्या है, भागना पड़ा नागौर को छोड़कर, और मैं नागौर छोड़कर क्या है, आपकी शरण में आया हूं। राणा जी मुझे शरण दो। अब राणा क्या करता है कि अच्छा खासा अपनी जो साम्राज्य विस्तार है उसको बढ़ाने का मौका मिलता है इसको। कौन सा दोस्तों? अपने साम्राज्य का विस्तार करने का मौका मिलता है कुंभा को, क्योंकि कुंभा तो पहले से शक्तिशाली है, तो इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो कुंभा क्या करता है, इस शम्स खां को एक बात कहता है, देख शम्स खां, मैं तेरी क्या है, सेना की सहायता कर सकता हूं। मैं तेरी क्या है, सेना से क्या है दोस्तों, सहायता करता हूं, यानी कि सैनिक सहायता कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? तेरी सैनिक सहायता कर सकता हूं। अब सैनिक सहायता तो कर सकता हूं, लेकिन एक या दो शर्त रखते हैं। मान लो एक शर्त रखिए, कोई दोस्त आपकी दोस्तों क्या है, सहायता करता है, लेकिन वो आपके सामने क्या है, एक शर्त रख देता है कि यदि तू इस शर्त की पालना करेगा तो क्या है, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो इसी प्रकार से राणा कुंभा ने क्या है, इस शम्स खां के सामने शर्त रख दी। शर्त ये रखी कि नागौर के अंदर, कहां पर, इस नागौर के अंदर तू ये काम नहीं करेगा। अब नागौर के अंदर कौन कौन से कार्य नहीं करेगा, क्या क्या घटनाएं आगे होती हैं, और सहयोग करने पर क्या नागौर का शम्स खां अपने शर्तों की उल्लंघन करता है या नहीं, ये देखते हैं दोस्तों। शम्स खां तो शम्स खां है, ये भी कुछ करेगा, लेकिन उससे पहले क्या है, ये वापस नागौर का राजा बनना चाहता है, और कुंभा ने सैनिक सहायता के तहत क्या है, शर्त रखी थी। अब शर्त क्या रखी थी दोस्तों, ये देखना, ठीक है। और क्लास पसंद आई तो दोस्तों क्लास को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और क्या है, अच्छा सा कमेंट दे दो और आपके दोस्तों तक भी शेयर कर दो। नोट्स की चिंता न करें, मेरे जो रेगुलर विद्यार्थी हैं उनको पता है नोट्स किस प्रकार से मिल रहे, कैसे मिल रहे, और नोट्स कैसे हैं, और क्लास भी कैसी चल रही है उनको पता है। यदि आप देखोगे, समझोगे, तो आपको क्या है, सब कुछ समझ में आएगा, और आप यदि एक बार जुड़ते हो तो क्या है, क्लास को छोड़ने का आपको मन नहीं करेगा दोस्तों। अब हम इनके शम्स खां और राणा कुंभा के मध्य क्या ही घटना होती है उनको देखते हैं दोस्तों। देखना, ये तो है हमारा नागौर। अब छोटी छोटी बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नागौर इधर क्या है, मेवाड़। अब मेवाड़ के शासक कुंभा जी हैं, और कुंभा जी के पास कौन आया हुआ है, शम्स खां। कौन आया हुआ है दोस्तों, शम्स खां आया हुआ है। और शम्स खां क्या लेने आया है कुंभा से,
सैनिक सहायता। क्या लेना है दोस्तों? सैनिक सहायता लेना आया। क्या लेना आया दोस्तों? सैनिक सहायता। सैनिक सहायता लेना आया है। लेकिन कुंभाजी क्या है दोस्तों, सैनिक सहायता देने से पहले क्या है, शर्त रख देते हैं। शर्त ये रखते हैं कि एक तो क्या है, जो नागौर दुर्ग है उस नागौर दुर्ग में क्या है, बुर्जों का क्या है, निर्माण नहीं करवाएगा। किसका दोस्तों? बुर्जों का निर्माण नहीं करवाएगा। किसका दोस्तों? बुर्जों का निर्माण। अब बुर्ज का यानी कि दोस्तों आपने किसी दुर्ग के चारों तरफ जो परकोटे देखे होंगे, उन परकोटों को क्या है दोस्तों, बुर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुर्ज। ताकि क्या है, उस वो बुर्ज बने रहे तो कोई भी क्या है, आक्रमणकारी जो आक्रमण करने आता है, अधिकार करने आता है दुर्ग पर आक्रमण करके, तो क्या है वो उन परकोटे से क्या है उसको रोका जा सकता है। अपनी क्या है सैनिक लगाकर क्या है सुरक्षा की दृष्टि से क्या है जो ये बुर्ज होते हैं ये काम करते हैं। तो बुर्जों को क्या कहा जाता है दोस्तों? परकोटा। क्या? परकोटा। ठीक है, तो बुर्जों का निर्माण नहीं करवाएगा, निर्माण नहीं करवाएगा। ठीक है, दूसरी शर्त यह थी कि जो दुर्ग है नागौर दुर्ग, कौन सा? ये जो नागौर दुर्ग है, नागौर के अंदर क्या है, दुर्ग के चारों तरफ क्या है, खाई नहीं खुदाएगा। दोस्तों क्या है, जो खाई है वो खाई क्या है, नहीं खुदाएगा, नहीं खुदाएगा, नहीं खुदाएगा। अब ये दो शर्तें रखी थी कुंभाजी ने किसके सामने? शम्स खां के सामने। तो कुंभाजी ने शम्स खां के सामने शर्त रखी, शम्स खां ने मंजूर कर ली, हाँ भर दी, सिग्नेचर कर दिया कि राणा जी क्या है, आपकी इन शर्तों का क्या है, पालन किया जाएगा। यानी कि इन शर्तों का पालन किया जाता है तो शम्स खां कुंभा के क्या है, नेतृत्व में काम करेगा। जो भी काम करेगा नागौर के अंदर वो कुंभाजी की आज्ञा के अनुसार होगा। यानी कि नागौर क्या है, मेवाड़ का क्या होगा, सामंत बनेगा। क्या बनेगा? मेवाड़ का नागौर सामंत। ये शम्स खां क्या है, सैनिक सहायता लेकर यहाँ का जो शासक जो मुजाहिद खां है इस पर आक्रमण करता है। किस पर दोस्तों? इस मुजाहिद खां पर आक्रमण करता है। अब आक्रमण करेगा तो ये भाई साहब भी क्या है, पराजित हो जाएंगे। ये पराजित होकर क्या है, भाग जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? पराजित होकर क्या है, भाग जाते हैं। यहां से जो हमारा नागौर है वहां से क्या है दोस्तों, भाग जाते हैं। अब पराजित होकर भाग गए तो अब नागौर का जो शासक बनेगा वो शासक कौन है दोस्तों? शम्स खां। कौन है शासक? शम्स खां है। शासक कौन है दोस्तों? शम्स खां है। लेकिन शम्स खां भी तो शम्स खां है, ये भी तो अपनी बातों से क्या पलटने में माहिर था। जो इसने राणा जी के साथ शर्त थी उन शर्तों का क्या है, कुछ दिनों तक, कुछ समय तक क्या है, पालन किया था। लेकिन क्या है, अब नागौर दुर्ग मिल गया तो ये भी क्या है, अपने आप में क्या है दोस्तों, दादा बन गया, शेर बन गया। बाकी तो क्या है, मुजाहिद खां के आगे ये भागता फिर रहा था, लेकिन क्या है, कुंभाजी की सैनिक सहायता से दादा बन गया। अब तो ये क्या करता है, जो शर्त थी कुंभा की, उस कुंभा की शर्त का क्या है दोस्तों, जो शर्तें ही, इन शर्तों का क्या है, पालन करना छोड़ दिया। क्या कर दिया दोस्तों? पालन करना छोड़ दिया। अब पालन करना क्या है दोस्तों, छोड़ दिया। यानी कि जो नागौर दुर्ग है, इस नागौर दुर्ग में क्या है, बुर्जों का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। किसका? बुर्जों का निर्माण करवाना शुरू किया, निर्माण करवाना शुरू किया दोस्तों। और साथ ही साथ इसने क्या है, दुर्ग के चारों तरफ खाई खुदवाना शुरू कर दिया। दुर्ग के चारों तरफ क्या है दोस्तों, खाई खुदवाना शुरू कर दी। खाई खुदवाना क्या है, शुरू कर दी, ताकि क्या है, दुर्ग की रक्षा की जाए आतंकियों से। तो इसने क्या है, दोनों शर्तों की जो दो शर्तें थी उन शर्तों का क्या है, उल्लंघन किया। तो इस बात का पता कुंभाजी को चला। कुंभाजी अपनी सैनिकों को क्या है, सैनिकों को लेकर इस नागौर पर आक्रमण करने के लिए निकलते हैं। कहां पर? इस नागौर पर क्या है, आक्रमण करने के लिए निकलते हैं कुंभाजी। लेकिन घटनाएं क्या घटती है, आक्रमण करने तो निकल गए कुंभाजी मेवाड़ से सैनिक लेकर, कि इस शम्स खां को क्या है, मजा चकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस शम्स खां की जो अकल है उस अकल को ठिकाने लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
अकल को ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके भाव बढ़ गए हैं। ये अपने आप में क्या है, शेर बनने चला है, लेकिन इसे पता नहीं कि शेर का भी एक सवा शेर होता है, और सवा शेर कौन है, कुंभाजी है। लेकिन शम्स खां भी क्या है, इसको भी अपने गुप्तचरों से क्या है दोस्तों, सूचना मिलती है कि मेवाड़ से कुंभा क्या है, नागौर पर आक्रमण करने के लिए सेना लेकर निकल चुका है। तो अब शम्स खां क्या करता है, कुंभाजी निकलते हैं, तो क्या कुंभाजी नागौर को विजय कर पाएंगे, जीत पाएंगे या नहीं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। जुड़े रहना दोस्तों, देखना और बताते रहना कि समझ में आ रहा है या नहीं दोस्तों, ठीक है। आगे फिर हम बात करते हैं। और दोस्तों देखना, ये तो है नागौर, क्या है, नागौर। नागौर का शासक कौन है दोस्तों, शम्स खां। कौन है, शम्स खां। कौन है दोस्तों, शम्स खां है। और इधर है हमारा मेवाड़। मेवाड़ के शासक कौन है, कुंभाजी है। कौन है दोस्तों, कुंभाजी है। अब कुंभाजी क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, अपनी जो सेना है उस सेना को लेकर क्या है, नागौर पर आक्रमण करने के लिए निकलते हैं। कहां पर दोस्तों, नागौर पर क्या है, आक्रमण करने के लिए निकलते हैं। इस शम्स खां को क्या है, ठाणे लाने के लिए, उसको क्या है दोस्तों, उसकी अक्ल को ठाणे लाने के लिए, इसको बताने के लिए कि शम्स खां तुझे मैंने राजा बनाया, यहाँ का शम्स खां तुझे मैंने है राजा बनाया, बाकी तू कहीं का नहीं था। तो क्या है, कुंभाजी सेना लेकर क्या है, आक्रमण करने के लिए निकलते हैं। अब यह सूचना शम्स खां को चलती है, तो शम्स खां क्या करता है कि कुंभा नागौर पहुंचे उससे पहले क्या करता है, गुजरात से सहायता मांगता है। किससे सहायता मांगता है ये भाई साहब, गुजरात से। और गुजरात का शासक कौन है, तो कुतुबुद्दीन शाह था। कौन था दोस्तों, कुतुबुद्दीन शाह। अब इस कुतुबुद्दीन शाह से क्या है, सैनिक सहायता मांगता है कि एक कुतुबुद्दीन शाह मारी सैनिक सहायता कर दे, तू मारा भाई की सैनिक सहायता कर, मने नागौर हटायो। अब तू मारी सैनिक सहायता करते, बाकी वो कुंभो मने मार फोड़ ना की। वो कुंभो कई कह रही, मने मार फोड़ ना की, न टाको राके न वटाको राके, नागौर तो मने छोड़न जानो पेड़ी, लेकिन कही है तू थोड़ी मारी सैनिक सहायता कर दे, आपा दो ही मलन ई कुंभा ने कही है फोड़ ना का, दो ही मलन कुंभा ने हरा ना का। और जो मेवाड़ पर अधिकार वे, वो जो थारा नजदीक जो क्षेत्र पड़े वो थारे राखजे, मारा दिन मैं राखू, दो ही मिल बाटन खावा। तो कुतुबुद्दीन शाह क्यों, मैं बाया लपड़ा में न पड़ू, मारे मेवाड़ छा रहे हो न कहीं छा रहे हो, मैं लपड़ा में न पड़ू। तो शम्स खां क्यों कि मारे एक पुत्री है, कई है पुत्री है, पुत्री को नाम दोस्तों है नगा, कई नाम है नगा। अब शम्स खां क्यों कुतुबुद्दीन शाह मारे एक बढ़िया प्यारी रूपाली सुंदर कन्या है, विको नाम है नगा, इन नगा को विवाह थारों करवा दूं, यानी कि कही है इन नगा को विवाह थारा हंडे करवा दूं, मैं थे मारो कही है दामाद बना दूं। तो कुतुबुद्दीन शाह क्यों हाँ आ बात भले ही है सके था, मां शम्स खां जी था मारा ससुर जी बन जाओ, तो मैं दामाद का नाता था कि सहायता कर सकूं। यह बात जब शम्स खां ने समझ में आई, तो इन नगा को विवाह कुतुबुद्दीन शाह का साथ में की दो। तो कुतुबुद्दीन तो सेना लेकर न जावे, लेकिन अपना दो सेनापति भेजे, दो सेनापति का नेतृत्व में दोस्तों क्या है, सैनिक सहायता भेजे। दो सेनापति कौन कौन है दोस्तों, तो ध्यान रखना, एक का नाम तो है अमरचंद पायक दोस्तों, क्या नाम आता है, अमरचंद पायक या अमीरचंद पायक नाम आता है। क्या नाम आता है दोस्तों, अमीरचंद पायक या फिर अमरचंद पायक नाम आता है। और दूसरा नाम आता है मलिक गद्दई, क्या नाम आता है दोस्तों, मलिक गद्दई नाम आता है, मलिक गद्दई। इन दोनों के नेतृत्व में क्या है, सेना देकर भेजता है, क्या करता है, इनके नेतृत्व में क्या है, सेना लेकर भेज देता है कि जाओ नागौर की क्या है, सहायता करो। अब सेना लेकर भेजी और कुंभा तो नागौर पे आक्रमण करने के लिए आ गया। अब शम्स खां और अमीरचंद
चंदपायक मल्लिक गदई दो ही मिलन एक कुंभा को कही है सामनो करे, कई करे दोस्तों कुंभा को सामनो करे। अब सामनो करे तो बात सही है, लेकिन कुंभो तो कुंभो है, सवा शेर है, और शेर ने सवा शेर मिले तो सवा शेर जीतनो फिक्स है। तो कुंभो कई करे आ दो यानी मार फोड़ ना के, कई करे आ दो ही सेनापति ने फोड़े और इस शम्सका ने भी कही है फोड़े, और इन नागौर पे कही है दोस्तों अधिकार कर ले, कई कर ले दोस्तों अधिकार कर ले, कई करे दोस्तों अधिकार कर ले वे इन नागौर पे। शम्सका भाई साहब अटू नाट्य जो ऐसी जगह गया जो कटी पतो ही न चलियो कि कटे है शम्सका, ऐसी जगह भाग गया। और ये कुतुबुद्दीन साहब भी देखियोगे भाया अच्छो काम की दौर आपा मेवाड़ का बड़ा हाँ, और एक बदलो ले रहे आपा न तो कोई लेनो न देनो, वही एक छोरी का पूछड़े कही है वही की सैनिक सहायता करन आपा मेवाड़ वही दुश्मनी कर ली थी। ओ कुंभो कदी काले मारा ऊपर आक्रमण कर दी दो तो मनी हरा दे हो, आज मारा दो सेनापति ने हरा दीदा अमीर चंद पायक और मल्लिक गदई ने। ठीक है दोस्तों ये बात तो हो गई। अब आप समझ गए होंगे कि मेवाड़ का जो कुंभा है, इस कुंभा ने क्या है गुजरात की सेना और नागौर की सेना इन दोनों की संयुक्त सेना को क्या है दोस्तों पराजित किया और नागौर पर क्या है अधिकार किया था। गुजरात से कुतुबुद्दीन शाह ने क्या है अमीर चंद पायक और मल्लिक गदई के नेतृत्व में क्या है सेना भेजी थी, इनके नेतृत्व में क्या दोस्तों सेना भेजी थी। ठीक है अब हम बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन शाह भी क्या है हार जाते हैं कुंभा से, और उधर हमारे मालवा के महमूद खिलजी भी हारे हुए थे। तो उन दोनों के मध्य एक संधि होती है, वो संधि किस प्रकार से होती है, किसके माध्यम से होती है और क्या घटनाएं घटती है उसको हम देखते हैं। दोस्तों हम क्या है जो चंपानेर की संधि है उससे पहले एक बात और रह गई थी नागौर की, वो देख लेते हैं। इस नागौर के बारे में दोस्तों एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, वो क्या कहती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसको हम देख लेते हैं क्योंकि ये भी एक अच्छी चीज बताती है हमें कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार दोस्तों नागौर विजय के बाद कौन सी दोस्तों कुंभा नागौर विजय के बाद क्या करता है वो देखना। तो नागौर विजय के बाद दोस्तों जो नागौर है इस नागौर के अंदर जो मस्जिद है उस मस्जिद को क्या है जलाया था। क्या क्या दोस्तों मस्जिद को जलाया था, और जो दुर्ग है उस दुर्ग की क्या है दोस्तों जो बुर्जे हैं उन बुर्जों को क्या है तोड़ा था, उन बुर्जों को तोड़ा था, बुर्जों को क्या है दोस्तों तोड़ा। और क्या करता है तो मस्जिद जलाया, दुर्ग की बुर्जों को तोड़ा दोस्तों। और ध्यान रखना कुंभा ने एक काम और किया कि जो खाई थी उस खाई को क्या है बराया, खाई को बराया। क्या क्या दोस्तों खाई को बराया था, क्या क्या दोस्तों खाई को बराया था। फिर इसके बाद इसने एक काम किया कि जो नागौर है इस नागौर को क्या है चारागाह के रूप में घोषित किया। किसके रूप में चारागाह के रूप में घोषित किया, यानी कि इस नागौर में क्या है मेवाड़ की गायें चरेगी। क्या करेगी जो मेवाड़ की गायें हैं वो गायें क्या है यहाँ नागौर के अंदर चरेगी। तो नागौर को क्या है चारागाह के रूप में घोषित किया था। नागौर विजय के पश्चात क्या है मस्जिद को जलाया, दुर्ग की बुर्जों को तोड़ा, यानी कि दुर्ग को क्या है दोस्तों तहस नहस किया, दुर्ग को क्या है दोस्तों तहस नहस किया। और उस दुर्ग के चारों तरफ जो खाई थी उस खाई को भराया, और क्या है नागौर को चारागाह के रूप में घोषित किया। और भी वहां के जो हाथी घोड़े थे अपने क्या है अधीन कर लिए थे दोस्तों। ये नागौर विजय के बाद क्या है कुंभा करता है, क्या करता है दोस्तों कुंभा करता है ये काम। और ये बात कहाँ लिखी हुई है तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके अंदर लिखी हुई है, और वहां से हमें क्या है इसके बारे में पता चलता है। अब हम बात करते हैं कि जो चंपानेर की संधि है वो किसके मध्य होती है, कहां पर होती है, किसके कारण कौन करवाता है इस संधि को, और फिर क्या आक्रमण जो होता है वो सफल होता है या असफल होता है, और क्या घटनाएं बनती हैं वो देखते हैं। अब हम दोस्तों देखना यह तो है हमारा क्या है मेवाड़ है, क्या है दोस्तों मेवाड़ है। अब क्या क्या घटनाएं होती हैं देखना।
इधर क्या है दोस्तों, मालवा है। क्या है दोस्तों, ये मालवा। अब मैं ये जो डब्बा बना रहा हूं इसको आप क्या है, ये मत समझ लेना कि सर ने पतंगाकार बनाया है तो राजस्थान होगा, नहीं। मालवा, ठीक है, ये मेवाड़ है और ये क्या है दोस्तों, गुजरात है। क्योंकि डब्बा मुझसे अच्छा बनता है इसलिए मैं डब्बा बना देता हूं कि ये लो डब्बा बना दिया। ये गुजरात है दोस्तों। गुजरात का शासक कौन है, कुतुबुद्दीन शाह है। कौन है दोस्तों, कुतुबुद्दीन शाह। ये हमारे गुजरात के क्या है, शासक है। और मालवा के शासक कौन है, महमूद खिलजी। कौन है, महमूद खिलजी है, महमूद खिलजी प्रथम। इनके मंत्री है, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो ताज खा नाम है। क्या नाम है मंत्री का, ताज खा। अब ये संधि होगी इस ताज खा के माध्यम से होगी। और ये क्या है, कुंभा जी, हमारे मेवाड़ के कौन है, कुंभा। इनका शासनकाल फिर बताऊंगा, नहीं बताते हुए भी बताऊंगा। अब 1433 से लेकर 68 तक, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, महमूद खिलजी प्रथम भी क्या है दोस्तों, 5 बार असफल आक्रमण किए। किसके अनुसार, फरिश्ता के अनुसार। लेकिन हम क्या है, मालवा और मेवाड़ के मध्य जो 4-5 बिंदु है वो मैं एक बार बता देता हूं। ये मालवा के क्या क्या बिंदु रहे, तो एक तो क्या है 1437 के अंदर क्या है, सारंगपुर युद्ध हारा। कौन सा युद्ध हारा दोस्तों, ये सारंगपुर युद्ध हारा, ये लो हारा। दूसरा बिंदु दोस्तों इसका 1443 के अंदर क्या है, कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है और कुंभलगढ़ के अंदर जो बाण माता का मंदिर है उसको क्या है, तोड़ता है, बाण माता के मंदिर को, ठीक है। तीसरा ये जो करता है 1446 के अंदर 2 बार करता है। और फिर क्या है 1456 के अंदर मांडलगढ़ पर क्या है दोस्तों, यह आक्रमण करता है। और तीनों ही बार क्या है, मांडलगढ़ से असफल होता है। यानी कि मांडलगढ़ पर 3 बार आक्रमण यह करता है, ठीक है दोस्तों। बात समझना, मांडलगढ़ पर आक्रमण किया, असफल। फिर 1455 में क्या है दोस्तों, इसने एक आक्रमण किया था और वो आक्रमण कहां पर, अजमेर पर किया था। कहां पर किया था दोस्तों, अजमेर पर किया था। और अजमेर के जो किलादार है उस गजाधर सिंह को क्या है, इसने पराजित किया था। गजाधर सिंह को क्या है, पराजित किया था। और इसके जो मालवा का जो नियामतुल्ला खां है उसको क्या है, किलादार बनाया था अजमेर का। किसको दोस्तों, नियामतुल्ला खां को, मतुल्ला खां को। और इसे क्या है, सैफ खां की उपाधि दी। क्या दी दोस्तों, सैफ खां की उपाधि दी। ये बात हमने कल देखी थी, आज मैंने वापस बता दिया, ध्यान रखना। क्योंकि कुंभा के क्या है, मालवा के साथ जो संघर्ष है उसमें से भी प्रश्न निकलता रहता है, तो मैंने सारी बात वापस बता दी। ये महमूद खिलजी है क्या है, मेवाड़ से बहुत बार असफल हुआ था, लेकिन कुछ छोटे मोटे युद्ध जीता था। बाकी क्या है, हर बार हारा था या असफल हुआ था। और इधर हमारे कुतुबुद्दीन शाह अभी क्या है, अभी भी हारे हुए थे। किससे, मेवाड़ से। और ये बात किसको, इस ताज खां को पता चलती है। किसको पता चलती है, इस ताज खां को। और ताज खां महमूद खिलजी को कहता है कि राजा जी, अभी अभी हमारी तरह क्या है, गुजरात का ये कुतुबुद्दीन शाह है वो भी मेवाड़ से हारा है, कुंभा से हारा है, ये भी बदला लेना चाहता है। यदि आप कहो तो मैं इससे मिलकर क्या है, हमारे साथ मिला लूं और दोनों मिलकर क्या है, इस मेवाड़ पर आक्रमण करें, तो हो सकता है इस मेवाड़ को क्या है, हरा दे हम, और क्या है, मेवाड़ पर शासन कर सकते हैं। तो महमूद खिलजी ने कहा ठीक है ताज खां, तुझे ऐसा लगता है तो तू एक बार कोशिश कर और शायद संधि कर ले अपने साथ, मित्रता कर ले अपने साथ, दोस्ती कर ले तो कुछ काम बन जाए। तो ये ताज खां क्या है, आराम से घूमता 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 इस कुतुबुद्दीन शाह के पास पहुंचता है। कुतुबुद्दीन शाह के पास पहुंचता है, बात होती है, और बात से क्या है, कुतुबुद्दीन शाह भी क्या है, राजी हो जाता है। राजी इसलिए होता है क्योंकि ताज खां कहता है कि हमारे राजा भी हारे हुए हैं, आप भी हारे हुए हो मेवाड़ से। किससे, महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन शाह, तुम दोनों हारे हुए हो, मेरी बात मानते हो, मेरी सलाह मानते हो, तो दोनों आपस में क्या है, मित्रता कर लो, यानी कि क्या है, संधि कर लो। अब संधि कर लो तो ये बात होती है
कि ठीक है संधि कर लेते हैं, संधि के अंदर शर्त ये रखते हैं कि इस कुंभा को क्या है दोनों तरफ से आक्रमण करेंगे, शक्ति को आधा आधा करके क्या है हरा देंगे। हराने के बाद क्या है जिसके क्षेत्र में जो जो हिस्सा आएगा वो रखेंगे, एक तरफ गुजरात एक तरफ मालवा पड़ता है तो आधा आधा कर लेंगे, ये बात होती है। और ये जो संधि होती है वो चंपानेर के अंदर होती है। कहां पर दोस्तों? चंपानेर में होती है। और ये संधि जो होती है 1456 के अंदर होती है। कब होती है दोस्तों? 1456 के अंदर होती है। ठीक है, 1456 में क्या है संधि हुई है। दोस्तों क्या है चंपानेर की संधि तो कर ली, यानी कि चंपानेर के अंदर इन्होंने क्या है संधि की, और ये संधि हुई थी 1456 में। संधि के अंदर ये बात तय हुई थी कि एक तरफ से तो क्या है कुतुबुद्दीन शाह आक्रमण करेगा, एक तरफ कौन? महमूद खिलजी आक्रमण करेंगे। दोनों आक्रमण क्या है एक साथ करेंगे, लेकिन क्या है इसकी बनक कुंभा को पड़ती है। कुंभा एक ऐसी चाल चलता है जिसके तहत क्या है दोनों ही एक समय पर क्या है आक्रमण नहीं कर पाते हैं, कुछ थोड़ा सा आगे पीछे क्या है आक्रमण करते हैं, जिससे क्या है कुंभा इन दोनों को पराजित कर देता है। इस तरफ गुजरात से तो क्या है जो आक्रमण होता है मेवाड़ के अंदर, वो आक्रमण होता है दोस्तों कुंभलगढ़ के पास। कहां पर? इस कुंभलगढ़ के पास। कहां पर दोस्तों? कुंभलगढ़ के पास होता है। और इधर जो आक्रमण होता है दोस्तों वो बदनौर में होता है। कहां पर? बदनौर के अंदर आक्रमण होता है। कुंभलगढ़ के अंदर दोस्तों जो आक्रमण होता है, इस आक्रमण के अंदर कुतुबुद्दीन शाह क्या है पराजित होता है। क्या होता है दोस्तों? पराजित होता है। और जो जीत है वो कुंभा की होती है। बदनौर के अंदर दोस्तों क्या है जो महमूद खिलजी है वो आक्रमण करता है, लेकिन यहां पर भी क्या है महमूद खिलजी प्रथम हार जाता है या पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? पराजित हो जाता है। बदनौर के अंदर विजय किसकी होती है? कुंभा की होती है। तो कुंभा क्या है बदनौर विजय के उपलक्ष्य में किसकी दोस्तों? इस बदनौर विजय के उपलक्ष्य में क्या है बदनौर के अंदर दोस्तों क्या है एक मंदिर बनाता है कुशाला माता का। किसका दोस्तों? कुशाला माता का। किस माता का मंदिर का दोस्तों? कुशाला माता का मंदिर का निर्माण करवाता है दोस्तों बदनौर विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, ध्यान रखना कुशाला माता का मंदिर का निर्माण करवाता है। ये जो कुशाला माता है दोस्तों, ये कुशाला माता कहां पर है दोस्तों? बदनौर में है। कहां पर है? बदनौर में है। और बदनौर पहले दोस्तों बिलवाड़ा के अंदर आता था। पहले कहां पर? बिलवाड़ा के अंदर। लेकिन जब से नए जिले बने हैं तब से क्या है ये बदनौर ब्यावर जिले में आता है। किस में आता है दोस्तों? ब्यावर जिले में आता है। तो वर्तमान में अगर जिला पूछ ले तो वर्तमान के अंदर जो जिला है वो कौन सा है? तो ब्यावर जिला है। ठीक है, पहले बिलवाड़ा आता था, अब क्या है ब्यावर जिला आता है, ये ध्यान रखना। ये बात हो गई दोस्तों। अब हम क्या है बात करेंगे कुतुबुद्दीन शाह के बाद शासक कौन बनेगा। इसके बाद जो शासक बनेगा वो क्या आक्रमण मेवाड़ पर करता है या नहीं करता है, करता है तो क्या होता है उसके साथ, वो भी हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, और तब तक आप क्या है क्लास को लाइक कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो, और आपके दोस्तों तक भी क्या है इस क्लास को शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों जो हम बात कर रहे थे कुंभा की, तो कुंभा की तो हमने बात की, और एक तरफ हम गुजरात की बात भी कर रहे थे। तो दोस्तों गुजरात के अंदर क्या है शासक था कुतुबुद्दीन शाह। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन शाह। इस कुतुबुद्दीन शाह की क्या है दोस्तों मृत्यु हो जाती है, समय इसका भी आ गया, और ये भी भगवान को क्या है प्यारा हो गया। अब कुतुबुद्दीन शाह के बाद जो शासक बना वो बना था दोस्तों दाऊद खां। कौन बना दोस्तों शासक? दाऊद खां शासक बना था। कौन बना दोस्तों? दाऊद खां बना था। और क्या है दोस्तों 1459 ईस्वी के अंदर, कब दोस्तों? 1459 ईस्वी के अंदर इस दाऊद खां के स्थान पर एक शासक बनता है, वो बनता है फतेह खां। कौन बनता है दोस्तों? फतेह खां शासक बनता है।
और यह फतेह का शासक क्या है, महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है, महमूद बेगड़ा के नाम से। ठीक है दोस्तों, महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है। इधर हमारा क्या है दोस्तों, मेवाड़ है। मेवाड़ का शासक कौन है दोस्तों, कुंभा है। और कुंभा की पुत्री है, उस पुत्री का नाम क्या है दोस्तों, रमाबाई है। क्या नाम है दोस्तों, रमाबाई है, जिसे हम क्या है, वागीश्वरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वागीश्वरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस रमाबाई के पति का नाम क्या है दोस्तों, तो इसके पति का नाम है मांडलिक। क्या नाम है दोस्तों, मंडुलिक नाम है। क्या नाम है, ध्यान रखना, मंडुलिक। क्या नाम है दोस्तों, मंडुलिक नाम है। और यह मंडुलिक कहाँ का शासक है दोस्तों, तो ध्यान रखना यह जूनागढ़ का शासक था। कहाँ का, जूनागढ़ गुजरात का शासक था। कहाँ का दोस्तों, जो जूनागढ़ है गुजरात, वहां का शासक था। जूनागढ़ गुजरात का क्या था, शासक था। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये महमूद बेगड़ा क्या करता है, 1460 ईस्वी के अंदर क्या करता है दोस्तों, इस जूनागढ़ पर आक्रमण करता है। क्या करता है दोस्तों, जूनागढ़ पर आक्रमण करता है। क्या करता है दोस्तों, जूनागढ़ पर आक्रमण करता है। अब समझना एक बार बात दोस्तों, मैं फिर से समझा देता हूं इसको कि सर ने क्या रमाबाई क्या लिख दिया। तो गुजरात है दोस्तों, इस गुजरात का शासक कौन था, कुतुबुद्दीन शाह। लेकिन क्या है, एक दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद दोस्तों जो गुजरात का शासक बनता है वो बनता है दाऊद खां। लेकिन क्या है, कुछ समय तक ही रह पाते हैं और 1459 ईस्वी के अंदर क्या है, फतेह का शासक बनता है। कौन बनता है दोस्तों, फतेह का। ये जो फतेह का है वो महमूद बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। किस नाम से दोस्तों, महमूद बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, महमूद साहब बेगड़ा। किस नाम से दोस्तों, महमूद साहब बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, महमूद साहब बेगड़ा के नाम से क्या है, प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, और इधर हमारे मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के शासक कौन थे, कुंभा। कुंभा की पुत्री थी, उस पुत्री का नाम क्या है, रमाबाई। इसे हम क्या है, वागीश्वरी भी कहते हैं। रमाबाई का पति दोस्तों कौन है, तो वो पति है मंडुलिक। यह मंडुलिक कहाँ का शासक है दोस्तों, तो यह शासक है अपने जूनागढ़ का। जो जूनागढ़ गुजरात है वहां का शासक दोस्तों। हमारे राजस्थान के अंदर भी दोस्तों एक जूनागढ़ किला है। कौन सा किला दोस्तों, जूनागढ़ किला है। और यह जूनागढ़ किला दोस्तों कहां पर पड़ता है, तो यह जूनागढ़ किला बीकानेर के अंदर आता है। कहां पर दोस्तों, बीकानेर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कहां पर है जूनागढ़ किला, बीकानेर में है दोस्तों। ध्यान रखना गुजरात के अंदर जो ये जूनागढ़ है यहाँ पर क्या है, छोटा रामदेवरा है। कहा क्या है दोस्तों, छोटा रामदेवरा है। कहां पर है छोटा रामदेवरा का मंदिर, तो छोटा रामदेवरा का मंदिर जूनागढ़ गुजरात में है। जूनागढ़ गुजरात के शासक मंडुलिक है और किनके दामाद है, तो कुंभा के ये दामाद है। लेकिन क्या है, महमूद बेगड़ा 1460 ईस्वी में क्या है, इस मंडुलिक पर क्या है, आक्रमण करता है। जूनागढ़ गुजरात पर क्या है, आक्रमण करता है। तो आक्रमण करता है तो दोस्तों क्या होता है, जो आक्रमण होता है इस आक्रमण को क्या है, असफल करते हैं। असफल कौन करता है, कुंभा करता है। और कुंभा के साथ कौन मिलता है, मंडुलिक मिलता है। कौन मिलता है दोस्तों, मंडुलिक मिलता है। ये दोनों मिलकर क्या है, इस आक्रमण को क्या है दोस्तों, असफल कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, असफल कर देते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि 1460 ईस्वी में महमूद बेगड़ा ने जूनागढ़ पर आक्रमण किया और कुंभा मंडुलिक दोनों मिलकर क्या है, इस आक्रमण को असफल करते हैं। दोस्तों हमने क्या है, जितने भी कुंभा के जो युद्ध अभियान थे, जो संघर्ष थे अलग अलग शासकों के साथ, वो हमने बात की थी। दोस्तों फिर से एक बार मैं बता देता हूं कि कुंभा के साथ हमने जो संघर्ष पहला प्रारंभ किया था, वो पहला दोस्तों रणमल राठौड़ के साथ प्रारंभ किया था। इससे पहले हम इसके चाचा मेरा और मेहपा पंवार की हत्या की बात की थी। दोस्तों वो समस्याएं थी जीवन में। इसके बाद हमने दोस्तों रणमल राठौड़ को पढ़ा था।
रणमल राठौड़ मेवाड़ का शासक था, मारवाड़ का शासक था, सॉरी। तो मारवाड़ का शासक कुंभा के समकालीन पूछ ले तो दो रहे हैं। कौन रहे? एक तो रणमल राठौड़, दूसरा कौन था? उसका पुत्र राव जोधा। फिर हमने दोस्तों क्या है मारवाड़ पढ़ा। मारवाड़ के बाद दोस्तों हमने कौन सा शासक पढ़ा? मालवा का पढ़ा। मालवा के अंदर कौन था? महमूद खिलजी प्रथम था शासक। महमूद खिलजी प्रथम दोस्तों मालवा का समकालीन शासक रहा कुंभा के। और फिर हमने क्या है सिरोही के बारे में पढ़ा। तो सिरोही का शासक कौन रहा समकालीन? तो सहसमल था, जिससे क्या है आबू प्राप्त किया था इसने। इसके बाद हमने दोस्तों क्या है हाड़ौती के संघर्ष के बारे में पढ़ा। तो हाड़ौती के अंदर कोटा का शासक दोस्तों सांडा था। और दोस्तों क्या है बूंदी का शासक बाणा था। बूणा के साथ भी क्या है हमने बाणा के साथ संघर्ष देखा। फिर हमने दोस्तों बात की आज गुजरात के साथ संघर्ष। तो गुजरात के अंदर जो समकालीन शासक था दोस्तों कौन कौन रहा? कुतुबुद्दीन शाह रहा, दाऊद खां रहा, फतेह खां जिसे हम महमूद बेगड़ा कहते हैं, यह समकालीन शासक रहा। नागौर के शासक की बात की तो फिरोज खां था। फिरोज खां के बाद समस खां बना। समस खां की क्या है इसने सहायता की थी, यह बात भी हमने की। फिर क्या है उसने शर्तों का उल्लंघन किया तो समस खां को क्या है उसकी अक्ल ठिकाने लग गई और उसे क्या है नागौर प्राप्त कर लिया। और नागौर में क्या किया यह बात भी हमने की। अब हम बात करते हैं कुंभा की। जो स्थापत्य कला है दोस्तों, जो कुंभा की कला है एवं जो सांस्कृतिक उपलब्धियां है, यानी कि कुंभा ने क्या क्या निर्माण करवाया है मेवाड़ के अंदर। और कुंभा के जो वास्तुकार है, शिल्पी है, विद्वान है, उन्होंने क्या क्या काम किया है और कुंभा ने खुद ने क्या काम किया है कला के अंदर। खुद कुंभा ने क्या है किताबें लिखी, ग्रंथ लिखे या नहीं लिखे, लिखे हैं तो कौन से लिखे हैं और उसमें क्या लिखा है उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। अभी हम शुरुआत करते हैं कि कुंभा की कला एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। उसके अंदर दोस्तों हम क्या है पहले तो हम छोटी सी बात करेंगे एक वीर विनोद ग्रंथ को लेकर, क्योंकि इस ग्रंथ से भी प्रश्न आते हैं दोस्तों। और ये वीर विनोद ग्रंथ क्या है मेवाड़ से संबंधित है। तो पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। कुंभा की क्या है कला एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं दोस्तों कुंभा का। कुंभा की कला एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है? कला एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक क्या है? उपलब्धियां। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में हम आज चर्चा शुरू करेंगे जो लगभग क्या है परसों तक चलेगी। कल की पूरी क्लास में इसकी चर्चा करेंगे और कुछ रह सकता है जो हम कुंभा का अध्ययन परसों की क्लास में करते हुए राइमल और उदा को कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। फिर क्या है सांगा की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कुंभा की कला एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो दोस्तों एक ग्रंथ मिलता है वीर विनोद ग्रंथ। क्या मिलता है दोस्तों? वीर विनोद ग्रंथ मिलता है। यह वीर विनोद ग्रंथ क्या है हमारे मेवाड़ से संबंधित ग्रंथ है। यह जो ग्रंथ है ना ये वीर विनोद ग्रंथ मेवाड़ से संबंधित ग्रंथ है, क्योंकि इस ग्रंथ में मेवाड़ की जानकारी सटीक मिलती है दोस्तों। जानकारी तो प्रत्येक ग्रंथ में हर एक राज्य की सटीक ही मिलती है। और ये ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों मेवाड़ के अंदर लिखा गया था, क्योंकि इसके जो रचयिता है, रचयिता कौन है दोस्तों ध्यान देना। तो इसके जो रचयिता है, रचयिता इसके रचयिता दोस्तों कौन है? श्यामल दास है। कौन है दोस्तों? श्यामल दास है। और ये श्यामल दास किस राजा के आश्रित कवि थे दोस्तों? तो ध्यान रखना ये जो श्यामल दास है मेवाड़ के दोस्तों सज्जन सिंह जी के आश्रित कवि थे। मेवाड़ के जो सज्जन सिंह जी राजा हुआ करते थे उनके क्या है आश्रित कवि थे। जब हम सज्जन सिंह जी पढ़ेंगे तब इनकी बात और करेंगे श्यामल दास की। तो मेवाड़ के सज्जन सिंह के क्या है आश्रित क्या थे दोस्तों? विद्वान थे। क्या थे? आश्रित विद्वान थे। ध्यान रखना सज्जन सिंह जी ने क्या है इन्हें उपाधियां दी थी दोस्तों। इनकी उपाधियां देख लेते हैं। तो इनकी उपाधियां क्या है? तो सज्जन सिंह जी ने क्या है इन्हें क्या कहा दोस्तों? कवि राजा कहा। सज्जन सिंह जी ने श्यामल दास को क्या है दोस्तों? कवि राजा कहा। क्या कहा? कवि राजा। किसने कहा? सज्जन सिंह जी ने कहा। किसने कहा दोस्तों?
सज्जन सिंह जी ने कहा। इनकी एक उपाधि और है दोस्तों, वो उपाधि है केसर ए हिंद। कौन सी दोस्तों? केसर ए हिंद उपाधि है इनकी दोस्तों। एक उपाधि और मिलती है, वो मिलती है महामपोद्यय। क्या मिलती है दोस्तों? महामपोद्यय उपाधि मिलती है। कौन सी? महामपोद्यय उपाधि मिलती है। ये दोनों जो उपाधियां हैं, ये दोनों अंग्रेजों ने दी। किसने दी दोस्तों? अंग्रेजों ने इनको ये उपाधियां दी। अब दोस्तों एक बात वापिस सुन लेना, एक बार समझ लेना। वीर विनोद जो ग्रंथ है, मेवाड़ से संबंधित ग्रंथ है। इसके रचयिता या रचनाकार पूछ ले तो श्यामल दास जी हैं। और श्यामल दास जी दोस्तों मेवाड़ के जो सज्जन सिंह जी राजा हुए थे, मेवाड़ के कौन? सज्जन सिंह जी। इन सज्जन सिंह जी के क्या है? आश्रित विद्वान थे। और श्यामल दास की उपाधियां दोस्तों 3 देखने को मिलती है। एक मिलती है कवि राजा, दूसरी मिलती है केसर ए हिंद, तीसरी मिलती है महापोद्यय। दोस्तों जब हम क्या है ग्रंथ पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत, तब हम बात करेंगे श्यामल दास जी को लेकर। किसकी बात करेंगे दोस्तों? श्यामल दास जी को लेकर बात करेंगे, तब और खुलकर चर्चा करेंगे। अभी एक बार आया है नाम तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ताकि कहीं क्या है कोई पहले एग्जाम आ जाए, हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो। तब तक कोई एग्जाम आ जाए तो यहाँ से प्रश्न निकले तो आप कर पाओ दोस्तों। ठीक है, ये उपाधि है। कवि राजा की उपाधि किसने दी? तो सज्जन सिंह ने दी थी। केसर ए हिंद और महामपोद्यय की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी दोस्तों। अब ध्यान रखना, इस वीर विनोद ग्रंथ के अंदर हम 3 बातें देखेंगे। अभी कितनी बातें दोस्तों? 3 बातें देखेंगे। इस वीर विनोद के अनुसार दोस्तों गुहिल वंश की शाखा कितनी है? तो गुहिल वंश की शाखा दोस्तों ध्यान रखना 36 है। कितनी है दोस्तों? गुहिल वंश की शाखा कितनी है? 36 है। ठीक है, अब दूसरी बात दोस्तों ध्यान रखना, इस वीर विनोद के अनुसार जो सारंगपुर का युद्ध है, वो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? वो सारंगपुर का युद्ध 1439 ईस्वी में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1439 ईस्वी में हुआ। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार जो सारंगपुर का युद्ध है वो 1439 में हुआ। बाकी ध्यान रखना सारंगपुर का युद्ध दोस्तों 1437 में हुआ था, लेकिन इसके अनुसार 1439 में हुआ था। अब दूसरी बात ध्यान रखना दोस्तों, मेवाड़ के अंदर कहां पर दोस्तों? मेवाड़ में दोस्तों ध्यान रखना, मेवाड़ में क्या है जो 84 दुर्ग है, इन 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों में से दोस्तों? 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण। कितने दुर्गों का निर्माण दोस्तों? 32 दुर्गों का निर्माण, या फिर दोस्तों क्या है पुनः निर्माण करवाया। क्या करवाया दोस्तों? पुनः निर्माण करवाया। क्या करवाया दोस्तों? पुनः निर्माण करवाया। यह पुनः निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया था दोस्तों, कुंभा ने करवाया। इसलिए कुंभा को क्या है राजस्थान की स्थापत्य कला का, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थान की स्थापत्य कला का क्या है दोस्तों? स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कला का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। एक बार फिर समझ लो, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार गुहिल वंश की शाखा 36 है। सारंगपुर का युद्ध इसके अनुसार 1439 ईस्वी में हुआ। इस वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण या फिर क्या है पुनः निर्माण कुंभा ने करवाया। इस कारण कुंभा को क्या है राजस्थान की स्थापत्य कला का क्या है जनक कहा जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कौन है, तो ध्यान रखना कौन है? कुंभा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, कुंभा है, यह बात हो गई वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों। कुछ जो महत्वपूर्ण दुर्ग है उनकी बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं रही है मेवाड़ में, उनकी बात करेंगे हम कुंभा की। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण, अब देखना पहला हम देख रहे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण। किसका दोस्तों?
कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? क्या पहले इस कुंभलगढ़ दुर्ग के स्थान पर कोई दुर्ग था? तो दोस्तों दुर्ग था, ध्यान रखना। कौन सा दुर्ग था दोस्तों? मच्छेंद्रगढ़ था। कौन सा था दोस्तों? मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग था, और इसके स्थान पर क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग बना। तो क्या था दोस्तों? मच्छेंद्रगढ़ के स्थान पर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। के स्थान पर क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, यह बात ध्यान रखना। मच्छेंद्रगढ़ के स्थान पर दोस्तों, ठीक है, मच्छेंद्रगढ़ के स्थान पर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो क्या इसका नाम कुंभलगढ़ ऐसे ही पड़ा या किसी के नाम पर रखा गया? तो कुंभलगढ़ नाम कुंभा ने दोस्तों क्या है? कुंभा ने अपनी पत्नी, कुंभा की जो पत्नी थी दोस्तों कुंभल मेरु, इस कुंभल मेरु के नाम पर, कुंभल मेरु के नाम पर क्या है दोस्तों? कुंभलगढ़ रखा। क्या रखा? कुंभलगढ़ नाम रखा। यानी कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कुंभलगढ़ दुर्ग नाम क्या है दोस्तों? अपनी पत्नी, कुंभा क्या है? कुंभा की जो पत्नी है कुंभल मेरु, उस कुंभल मेरु के नाम पर क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग रखा। यानी कि एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, और इस दुर्ग का निर्माण तो करवा दिया, और इसका नामकरण की बात है तो नाम क्या रखें? तो इन्होंने अपनी पत्नी कुंभल मेरु के क्या है? नाम के कारण इसका नाम कुंभलगढ़ रखा दोस्तों। अब कुंभलगढ़ के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो यह है कुंभलगढ़ दोस्तों, यह कुंभलगढ़ दुर्ग। अब बात कर लेते हैं ये किस जिले में है? तो दोस्तों यह है राजसमंद जिले में। कहां पर है दोस्तों? राजसमंद जिले में है। और बात करें तो दोस्तों ये जरगा पहाड़ी पर है। कौन सी दोस्तों? जो रागा और जरगा पहाड़ी है इन पर है। किन पर दोस्तों? रागा और क्या है? जो जरगा पहाड़ी है, रागा जरगा पहाड़ी पर है। किन पर है दोस्तों? रागा जरगा पहाड़ी पर है। इनके हम वास्तुकार की बात करें दोस्तों, किसकी? तो वास्तुकार की। तो इसका जो वास्तुकार है दोस्तों वो है मंडन। कौन है दोस्तों इसका वास्तुकार? इसका वास्तुकार दोस्तों मंडन है। इस दुर्ग के अंदर दोस्तों क्या है? एक लघु दुर्ग भी है। क्या है दोस्तों? लघु दुर्ग है। क्या है दोस्तों? लघु दुर्ग है। वो लघु दुर्ग कौन सा है दोस्तों? तो कटारगढ़ है। कौन सा है दोस्तों? कटारगढ़। इस कटारगढ़ को क्या है दोस्तों? मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। लघु दुर्ग कटारगढ़, यानी कि इस कुंभलगढ़ के अंदर भी एक छोटा सा दुर्ग है, और उस दुर्ग का नाम है कटारगढ़, और इस कटारगढ़ को क्या है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इस कटारगढ़ के अंदर क्या है? राणा कुंभा रहते हुए नजर रखता था मेवाड़ के अंदर क्या क्या हो रहा था, इसलिए इसे क्या है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग की दोस्तों जो दीवार है, इस दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है दोस्तों बताना? तो इस दीवार की लंबाई, कुंभलगढ़ के जो दुर्ग है उस दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है दोस्तों? 36 किलोमीटर लंबी है। कितनी दोस्तों? 36 किलोमीटर लंबी है। ये बात आप ध्यान रखना। जो दीवार है उस दीवार की लंबाई कितनी है दोस्तों? 36 किलोमीटर है। इस दुर्ग की दीवार को लेकर दो बिंदु और महत्वपूर्ण है, उसकी बात भी हम कर लेते हैं दोस्तों। फिर हम क्या है? आगे और बात करते हैं। 2-3 बिंदु और रहेंगे, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग की बात कर रहे थे। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई,
तो इस दीवार की लंबाई कितनी है दोस्तों, हमने अभी बात की थी कि 36 किलोमीटर क्या है लंबी है दोस्तों, और चौड़ी भी इतनी है कि क्या है दोस्तों 2 या 4 घोड़े कहा जाता है कि 4 घोड़े एक साथ उस पे क्या है चल सकता है, इतनी चौड़ी है उसकी। ठीक है, ध्यान रखना। इस दीवार को क्या है दोस्तों भारत की महान दीवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, भारत की महान दीवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, भारत की महान दीवार कहा जाता है, यह ध्यान रखना, कहा जाता है। ये जो कुंभलगढ़ की दीवार है, इस दीवार को क्या है भारत की महान दीवार कहा जाता है। इस दीवार की तुलना, इस दीवार की क्या दोस्तों तुलना की थी, तुलना कर्नल जेम्स टोड ने की थी। अब कर्नल जेम्स टोड ने किससे तुलना की, यह बात हम करते हैं। तो दोस्तों दीवार है, इस दीवार की तुलना कर्नल जेम्स टोड दोस्तों एट्रुक्सन से करता है। किससे करता है दोस्तों, जो एट्रुक्सन है उससे की। किससे की दोस्तों, देखना, तुलना एट्रुक्सन से क्या है दोस्तों, एट्रुक्सन से करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों, एट्रुक्सन से की, ये ध्यान रखना आप। ठीक है दोस्तों, एट्रुक्सन से की। किसकी तुलना की दोस्तों, तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है उसकी तुलना कर्नल जेम्स टोड ने एट्रुक्सन से क्या है की। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब हम दोस्तों क्या है जो कटारगढ़ है, इस कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल क्या कहते हैं। ये जो कटारगढ़ है, इस कटारगढ़ दुर्ग के बारे में जो मेवाड़ की आंख कही जाती है, इसके बारे में दोस्तों अबुल फजल का कथन क्या है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों अबुल फजल का कथन यह है, अबुल फजल ये कहते हैं कि कटारगढ़ दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर क्या है दोस्तों, नीचे से ऊपर देखने पर क्या है, जब हम नीचे खड़े होते हैं दुर्ग के अंदर दोस्तों जमीन पर, तब हम इस कटारगढ़ को देखने के लिए क्या है, जब हमारा सिर ऊपर करते हैं तो हमारे सिर पर जो पगड़ी होती है वो क्या है नीचे गिर जाती है। तो अबुल फजल इस कटारगढ़ दुर्ग के लिए लिखता है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है। कितनी दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर स्थित है। इतनी क्या है दोस्तों, ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से देखने पर, नीचे से देखने पर क्या है, नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी पीछे गिर जाती है। सिर की पगड़ी पीछे गिर जाती है। क्या है दोस्तों, पीछे गिर जाती है, गिर जाती है। यह बात कौन कहता है दोस्तों, अबुल फजल कहता है। पगड़ी पीछे या नीचे गिर जाती है दोस्तों, ध्यान रखना, नीचे गिर जाती है या पीछे गिर जाती है। जब पीछे गिरेगी तो नीचे ही गिरेगी, तो बात एक ही है। लेकिन क्या है, कभी कभी आप शब्दों पर चले जाते हो तो शब्दों का क्या है ध्यान रखना पड़ता है, और सब खेल दोस्तों क्या है शब्दों का ही है। तो कटारगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल कहता है कि कटारगढ़ दुर्ग इतना ऊंचाई पर बना हुआ है कि क्या है, नीचे से देखने पर जो सिर की पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। क्या है दोस्तों, नीचे से क्या है ऊपर देखने पर इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से, ये लो दोस्तों मैं लिख देता हूं, मुझे पता है आप कुछ ना कुछ कमेंट करोगे कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। मैं पूरा का पूरा कथन लिख देता हूं, क्योंकि आपने वो कथन क्या है रटा हुआ है। तो आपको क्या है, जब तक वो कथन नहीं मिलेगा तब तक आप शांत नहीं बैठोगे। ठीक है, तो नीचे से क्या है ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। यह बात हो गई दोस्तों। अब ध्यान रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना हुई है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना, यह कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना कब हुई दोस्तों, तो यह रचना हुई थी 1460 ईस्वी में। कब हुई दोस्तों, 1460 ईस्वी में कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना हुई थी। और इसके जो रचयिता है दोस्तों, वो रचयिता कौन है दोस्तों, ध्यान रखना, तो रचयिता है कवि महेश। कौन है दोस्तों,
कवि महेश है। कवि महेश ने क्या है, इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना की थी 1460 ईस्वी में। कब की दोस्तों? 1460 ईस्वी में कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना की दोस्तों। आज हम यहीं पर हमारी क्लास को विराम देंगे। कल इससे आगे पढ़ेंगे दोस्तों, और कौन कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया और किन दुर्ग के अंदर क्या है पुनः निर्माण करवाया, कुंभा ने क्या ग्रंथ लिखे, इन सब की चर्चा अब हम कल करेंगे दोस्तों। सभी को जय एकलिंगनाथ जी की, सभी को जय सिया राम, जय सिया राम दोस्तों।